अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अज़हरुद्दीन। आज हमारे साथ थोरेसिक सर्जरी की सीनियर रजिस्ट्रार जिनका ताल्लुक JPMC से है, डॉक्टर अमरीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमरीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियात हैं आपकी? डॉक्टर, मैं सीनियर रजिस्ट्रार हूँ थोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट JPMC में। इसके अलावा मैं प्राइवेट क्लिनिक्स करती हूँ ईलिंग में और सर्जरीज में काम करती हूँ। अच्छा डॉक्टर अमरीन, इस हवाले से बताइएगा कि अगर कोई थोरेसिक सर्जरी की तरफ आना चाह रहा है तो या चाहे वो पाकिस्तान में हो या अब्रॉड में, तो उसका क्या बेहतरीन पाथवे है और इसके स्कोप के हवाले से भी बताइएगा ज़रा। अच्छा देखिए, हमारे पास जो सर्जरी के पाथवेज़ हैं पाकिस्तान में, वो एक पुराने अरसे से वही चले आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि कार्डियोथोरेसिक सर्जरी अब स्प्लिट हो गया है, तो उसमें आपके लिए हाउस जॉब जो है वो MBBS के बाद मैंडेटरी है, जैसे कि बाहर के आपके किसी भी रेजिडेंसी के लिए मैंडेटरी होती है। उसके बाद आपको 2 इयर्स ऑफ जनरल सर्जरी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। 2 इयर्स ऑफ जनरल सर्जरी ट्रेनिंग के बाद आपके पास आता है एक इंटरमीडिएट मॉड्यूल। इंटरमीडिएट मॉड्यूल को आप क्लियर करते हैं, जो कंप्राइज़ करता है एक थ्योरी एग्ज़ाम से और एक वाइवा एग्ज़ाम से। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं, जो मल्टीपल सब स्पेशलिटीज़ आप चूज़ कर सकते हैं। तो उसमें जो सब स्पेशलिटीज़ में हमारा जो थोरेसिक सर्जरी का पूल है वो ग्रुप बी की कैटेगरी में फॉल करता है। तो वो लोग जिनको कार्डिक सर्जरी या थोरेसिक सर्जरी में इंटरेस्ट है वो ग्रुप बी को ऑप्ट करते हैं, और फिर उसमें मुख्तलिफ रोटेशंस के बाद वो डिसाइड करते हैं कि जी उन्हें थोरेसिक सर्जरी करनी है। थोरेसिक सर्जरी जो है वो 3 इयर्स की ट्रेनिंग है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिसमें आगा खान या LNH है वो या ज़ियाउद्दीन है, उसमें मोस्टली वो 4 इयर्स की ट्रेनिंग आपको करवा के उसके बाद अपना जो है वो एक सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपने एडिक्वेट ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट की है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपकी रिक्वायरमेंट्स में जो है एक जैसे कि आपको पता होगा जनरल सर्जरी में भी आपको एक साइनॉप्सिस सबमिट करवाना होता है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करें जो आपके एग्ज़ाम की या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। अगर आप वो फुलफ़िल कर लेते हैं फिर आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एग्ज़ाम इज़ अ टफ़ थिंग, क्योंकि ये बहुत रेयर सब स्पेशलिटी है, तो इसमें नंबर ऑफ़ पासिंग रेशो जो है वो कंपैरेटिवली अदर टू द मेजर फील्ड्स जैसे कि मेडिसिन या सर्जरी है उससे बहुत कम है। एक तो नंबर ऑफ़ लोग जो अपेयर होते हैं वही कम होते हैं, उसके साथ में जो पास हो रहे होते हैं वो उससे भी कम होते हैं, क्योंकि डिमांड वर्सेस आपको अपनी डिमांड मीट करनी है। तो थोरेसिक सर्जरी का जो एग्ज़ाम है वो डिफरेंट फील्ड्स के मुकाबले में बहुत टफ़ होता है। उसके लिए एग्ज़ाम सेंटर्स जो होते हैं वो हर जगह अवेलेबल नहीं होते, तो पूरे पाकिस्तान से मेनली 6-7 मैक्सिमम 10 लोग अपेयर होते हैं। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सेंटर्स होते हैं, जिसमें आजकल पहले कराची हुआ करता था, आजकल इस्लामाबाद है रीजनल सेंटर। तो जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं। थ्योरी के बाद आपके पास एक जो वाइवा का सिस्टम है उसमें आपके टेबल वाइवा भी होते हैं, और आपके ऑब्जर्व स्टेशंस में शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केसेस होते हैं। लॉन्ग केस इज़ लाइक अनदर फील्ड, जो भी आप जनरल सर्जरी की तरह आपका लॉन्ग केस होता है। शॉर्ट केस में आपको स्पॉट डायग्नोसिस और उसके ऊपर रेलिवेंट एग्जामिनेशन करके वो पास करना होता है। एंड टेबल वाइवा कुड बी एनीथिंग रिगार्डिंग thoracic surgery you have studied all your life, and mainly the emphasis nowadays is being on the recent advancements. रीसेंट एडवांसमेंट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है CPSP के एग्ज़ाम्स में, क्योंकि अब हम मिनिमली इन्वेसिव की तरफ जा रहे हैं। अब वैट से आके हम रोबोट्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि रोबोट्स अब पाकिस्तान में रेडिली अवेलेबल होने वाले हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी। प्राइवेट की तो रीच में थे ही वो, अब गवर्नमेंट में SIUT में बहुत अरसे से रोबोट काम कर रहा है, सिविल के पास भी रोबोट है, JPMC के पास भी अब जो है वो रोबोट बहुत जल्द आने वाला है। तो वो अपने सर्जन्स को प्राइमरीली प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो रोबोट्स के साथ हैंडलिंग में उनकी ईजी हो और वो ईजीली उस पर काम कर सकें। सिमिलरली अगर आप बाहर के पाथवेज़ की तरफ बात करें, जो मोस्ट हम लाइकली स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं USA या UK, तो USA में भी आप वो USA का पाथवे सेम USMLE, एंड USMLE के बाद आपको सर्जरी की जो रेजिडेंसी है उसमें कार्डियोथोरेसिक सर्जरी का पाथवे आपको लेना पड़ता है, जो कि 6 इयर्स या 7 इयर्स का पाथवे है। उसमें होता वो यही है कि वो आपको पहले रोटेट करवाते हैं फर्स्ट 2 इयर्स इन एवरी फील्ड, एंड देन आप जो है वो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी की तरफ जाते हैं। बट इट इज़ कम्बाइंड देयर एज अ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, उसमें यू आर डूइंग कार्डिक एज वेल एज थोरेसिक केसेस बोथ। UK में अगर आप हाउस जॉब के बाद आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप प्लैब वाला रूट लेंगे, और अगर आप किसी रेजिडेंसी प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं ऑलरेडी तो आप MRCS वाला रूट लेंगे। बट MRCS
itself is for general surgery. MRCS is not for cardiothoracic surgery. Once you are done with MRCS, you can get a training job, and training job में you can further go into the cardiothoracic surgery, जो आपको वीज़ा के ऊपर टायर 3 या वट एवर वीज़ा यू आर गेटिंग उस पर डिपेंड करके then you will be trained in cardiothoracic surgery. So it is a bit longer pathway in both US and UK. अच्छा डॉक्टर अमरीन, हमारे अंडरग्रेड्स और एचओज जानना चाहेंगे कि थोरेसिक सर्जरी तो इतनी ज़्यादा डिस्कवर्ड फील्ड नहीं है, तो वो किस तरह से मज़ीद इसको एक्सप्लोर करें, और इस हवाले से आपका क्या मैसेज होगा कि वो अगर वो इस फील्ड में आना चाहें। अच्छा देखें, thoracic surgery like any other subspecialty is requires much demand, dedication from a doctor himself. बहुत ज़्यादा आपके वर्किंग आवर्स, बहुत ज़्यादा आपकी पेशेंट केयर, बहुत ज़्यादा आपकी डेडिकेशन इन दी पोस्ट ऑप मैनेजमेंट. It's not only about operating a patient, it's more about saving a patient post-operatively and preparing him pre-operatively adequately to come out of a surgery healthy and alive. Thoracic surgery is a very risky field. मल्टीडिसिप्लिनरी लोग किसके अंदर काम कर रहे होते हैं. आप जो है वो ICU में जो पोस्ट ऑप मैनेजमेंट है उसमें आपका बड़ा ज़ोर होता है. पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस बहुत जल्दी डेवलप करते हैं ये पेशेंट्स. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी फेलियर, सडन MIs पोस्ट ऑप में ये बहुत कॉमन है. तो कोई अगर अपने आप को डेडिकेट करना चाहता है थोरेसिक सर्जरी के लिए स्पेशली, तो उसको इस माइंडसेट के साथ आना चाहिए कि इट्स नॉट अ 2 to 3 hour सर्जरी एंड देन ही कैन गो होम एंड रेस्ट एंड कम बैक नेक्स्ट डे. Once you have operated on a patient, you are completely involved. You need to be fully aware of the post-op status of your patient and daily x-rays, daily labs, and the rehabilitation of your patient is very much important, like cardiac surgery. So you need to make your patient walk yourself. Also, thoracic surgery की जो सर्जरी है उसके ड्यूरेशन लंबे हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल सर्जरी या ऑर्थोपेडिक सर्जरी. उसमें चेस्ट ओपनिंग, चेस्ट क्लोजर, इट टेक्स टाइम. लॉन्ग आवर्स प्रोलॉन्ग सर्जरीज हैं. just for the sake of doing cardiothoracic surgery because you like it, I don't think it will आपके साथ बहुत अरसे तक आप अपने आप को इसमें फिर रख पाएंगे. You need to be very much dedicated, you need to be very much genius and learned about what you are doing. अगर आपने बुक से वो चीज़ पहले से बहुत दफ़ा नहीं पढ़ी हुई, वो बहुत दफ़ा आपने, अब तो वीडियोस अवेलेबल हैं, आपने वो बहुत दफ़ा नहीं देखी हुई, आपने वो बहुत दफ़ा असिस्ट नहीं कराई हुई, तो आप बहुत जल्दी वो अडेप्ट नहीं कर सकते, वो लर्न नहीं कर सकते. इट्स नॉट लाइक ऑपरेटिंग एन अपेंडिक्स और हर्निया. It's a very complex field because you're opening someone's chest. You have heart in your hands, you have lungs in your hands. So also the anesthesia of the surgery is very much complicated. So you need to be very much involved with the respective team of anesthesia. अगर आप एनेस्थीसिया जानते होंगे तो आप अपने एनेस्थेटिस्ट के साथ एक बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं. अगर आप ICU मैनेजमेंट जानते होंगे तो आपका पेशेंट रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर डेवलप नहीं करेगा. अगर आपने उस पेशेंट की एडिक्वेट प्रिपरेशन कराई है, लाइक अ मायस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट, वो मायस्थीनिया क्राइसिस में नहीं जाएगा. तो जैसे कहा जाता है कि जी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है और सर्जरी में इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती. यू नीड टू बी वेरी मच स्किल्ड. बट thoracic सर्जरी में you need to be very much educated as well because every other system is involved directly. Pulmo is involved, medicine is involved, your cardiology is involved. So and you are putting your patient at the risk of DVT, many other big things, embolies. So आपने जितनी अच्छी आपको सर्जरी आनी चाहिए उतना अच्छा आपको ECG भी आना चाहिए, उतने अच्छे आपको एरिथमियास पिक करने आने चाहिए. तो विद पढ़ाई द स्किल मैटर्स, दे गो हैंड इन हैंड. आप इनको अलग नहीं कर सकते. दूसरा ये डिमांडिंग. तीसरा ये एमरजेंसी. आप जो एमरजेंसी देख रहे हैं वो एमरजेंसी कोई और नहीं देख रहा. तो आपका प्रेजेंट होना 24/7 on your duty, in your duty times. Also whenever you are not on call, you have to be involved with your juniors or your seniors to be available if there is a mass casualty. अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो ये तो हमारी एक ड्यूटीज़ में आता है, ये हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है कि जी अगर कोई ऐसी मास कैजुअलिटी हो जाती है तो उसमें ऑन कॉलर नहीं, जो भी है उस फील्ड का, रीच में है, रेडार में है, रेडियस में है, उसने पहुंचना है और सर्व करना है. इवन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इंडिपेंडेंट एक कंसल्टेंट हैं और कोई भी कैजुअलिटी ऐसी हो जाती है, कोई गन शॉट आ जाता है, कोई ट्रॉमा आ जाता है, क्योंकि 24/7 इमरजेंसी है हमारी फील्ड में,
तो यू हैव टू डेडिकेट योर सेल्फ। यू कैन नॉट से कि जी मैं सुबह के मरीज़ देख लूँगा। लाइक फिजिशियन यू कैन नॉट डू दिस। तो सर्जन की रोल लाइफ वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है, और चेस्ट ट्रॉमा आपको ज़्यादा टाइम नहीं देता। रिससिटेशन भी उसकी बहुत ज़्यादा आपको लंबी नहीं आप कर सकते। आपने साइड बाय साइड सर्जरी भी करनी है, रिससिटेट भी करना है, और यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट एट द टाइम वेयर योर पेशेंट इज़ बीइंग ट्रीटेड।